हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार दरोगा के सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता कौन सी समिति के द्वारा किया गया है। तो समिति के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में किया गया है। के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2023 में राष्ट्रीय योगा दिवस का जो थीम था वसुदैव कुटुंबकम था। वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग था। ठीक है, और यूएन सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध पर योगा दिवस को 2015 से मान्यता दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाया जाता है। और योग जो थे ना, योग दर्शन के जनक वो पतंजलि माने जाते हैं। ठीक है, और पतंजलि योगपीठ केंद्र जो है ना हरिद्वार में है। ऑप्शन नंबर जिसमें है आपका 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घानंद को हराकर नंदवंश का विनाश करके, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। जिसमें इनका सहायता चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और घानंद के जो बीच युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है। तो यह मिलता है मुद्रा राक्षस से। इसके लेखक कौन है, विशाखदत्त है। ठीक है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला गया था। तो बाल गंगाधर तिलक कौन से अखबार निकाले थे या उसका प्रकाशन किए थे। तो यह केसरी जो मराठी भाषा में था, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इसको निकाला था। और बाल गंगाधर तिलक ने एक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र शुरू किए थे, उसका नाम था मराठा। ठीक है, मराठा, यह अंग्रेजी भाषा में था। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यह बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था, जिसका नाम था पूरा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह 1956 में हुआ था। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, जबकि लॉर्ड डलहौजी या भारत में राज हड़प नीति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल लाइन बिछी थी, ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 1853 में। और 144 रुपये को बेचने पर, 144 रुपये रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो आपको इसमें से क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। यानी कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत है यह आपका मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। ठीक है, जैसे सांख्य दर्शन था, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के महर्षि गौतमी थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। वैशेषिक के कनाद मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जयमिनी थे। उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। स्यादवाद के महावीर थे। और लोकायत दर्शन के चवार्क थे। तो ये बात याद रखिएगा। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋतुएं क्यों होती है। तो जो ऋतु होती है ना, ये आपका पृथ्वी के
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, इसी कारण ऋतुएं होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो जो ग्रीनविच है या किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच यूके में है, ठीक है। और जो जीएमटी है यह लंदन के पास से होकर गुजरती है और पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 24 टाइम जोन में बांटा गया है और वर्तमान में सबसे अधिक जो टाइम जोन है सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास है और कितना है? तो 12 है, ठीक है। 12 फ्रांस के पास है और भारत के पास एक है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है और जो प्रत्येक जोन होता है वह 15 डिग्री के बराबर होता है और ग्रीनविच जो यामोत्तर है वह 0 डिग्री देशांतर में है और 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में कौन पाए जाते हैं? प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय जो वर्षा है ना ये आपका SO2 और NO2 के कारण होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। SO2 और NO2 के कारण हो जाता है और अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये आपका नॉर्वे में होता है। कहाँ होता है? नॉर्वे में, ठीक है। अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है सबसे ज़्यादा और अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है, pH मान ये आपका 5.6 होता है। क्या होता है? 5.6 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक अपना है उसमें सिंह की संख्या कितनी है? तो यह 4 है, ठीक है, 4 है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है और अशोक के सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है जिसमें 24 लकीरें हैं, ये भी बात याद रखिएगा। 24 तिल्ली है, ठीक है, 24 तिल्ली है। और मुंडकोपनिषद से राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह उसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो यह हो जाएगा पूजा की स्वतंत्रता। पूजा की स्वतंत्रता का वादा भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं लेती है, जबकि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता का वादा करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर आपका चुनना है। कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है मात्र 14 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो 14 दिनों के लिए रोक सकती है, ठीक है। तो इसमें 14 दिन के लिए रोक सकती है, फिर अगर 14 दिन के बाद अगर जवाब नहीं देती तो अपने आप पास हो जाएगा, तो रोक नहीं सकती है, गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है, ठीक है। किसी भी राज्य में लग सकता है, देश में भी लग सकता है, ठीक है। तो यह हो सकता है कि राज्यपाल के लिखित सिफारिशों पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसमें आपको बताना है, तो यह इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही है, ये होना चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है, ठीक है। और 7वें अनुसूची में कोई भी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सही है। और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि दादर और नागर हवेली भारत में निम्न से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो जो दादर और नागर हवेली है यह महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुमिलित करना एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तरफ नदी घाटी है, एक तरफ नदियां हैं।
तो आपका एक तरह इडुक्की, तो इडुक्की जो है ये आपका पेरियार नदी पर केरल में है। मातातिला ये आपका बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध या कृष्णा नदी पर है। और पोचमपाद ये आपका गोदावरी नदी पर है। तो दोस्तों इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरणीय कृषि के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करना है, ठीक है, कि इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ठीक है, तो यह सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, ये भी सही है। इससे फसल चक्र की विधि अपनाई जाती है, ये नहीं है। और इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र जो स्थापित किया गया ये आपका डिगबोई में किया गया। इसका स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। और जो डिगबोई जो परिष्करण है संयंत्र है ना, यह आईओसी के अध्ययन ही काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो कौन सा पार्क भारत में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत में 1936 ईस्वी में ही इसका स्थापना हो गया था। जो पहले इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका नाम रामगंगा हो गया है, ठीक है, रामगंगा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात सभी राज्यों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण सूचना यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पावधि चर्चा के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य रूप से आर्थिक सलाहकार और आरबीआई के गवर्नर के पद पर भी रह चुके हैं, ठीक है। और 1991 ईस्वी में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था, उस समय यह वित्त मंत्री थे, ठीक है। जब आर्थिक उदारीकरण हुआ था उस समय यह वित्त मंत्री थे। और 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया, ठीक है, जिसे नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। तो देख लीजिए 50,000 का 30% निकाल दीजिए, लगभग 15,000 की आपका बिक्री होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार करना है तो इसमें से आपका हो जाएगा गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, तो यह आपका गलत है। और नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, यह आपका सही है, तो इसका केवल बी सही हो जाएगा, ठीक है। और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अब अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है कि अब से 3 साल पहले पन्ना की आयु यूजिन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम है, ठीक है। तो वो उसकी वर्तमान आयु 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो इसमें से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिएगा 3 वर्ष बाद अगर यूजिन x वर्ष है तो पन्ना 3x-4 हो जाएगा। और वर्तमान में यूजिन का x-3 है तो पन्ना 3x-4 मतलब 3x-7 हो जाएगा। कर लीजिएगा, आपका 41 वर्ष से आ जाएगा, ठीक है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना किसको है, तो यह भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या कहलाता है, तो यह निजीकरण नीति को अपनाता है, वैश्वीकरण नीति को अपनाता है, उदारीकरण नीति को अपनाता है। इसमें से सभी नीतियों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। एक में कह रहा है कि भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में और भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, तो आपका केवल 3 हो जाएगा, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक तरफ सिद्धांत है एक तरफ वैज्ञानिक है। विद्युत चुंबकत्व
विद्युत चुंबकत्व किसने दिया था? तो विद्युत चुंबकत्व जो दिया था यह आपका फैराडे दिया था, ठीक है। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल दिया था। जड़त्व नियम आपका न्यूटन दिया था, जबकि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन यह डार्विन दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल का जो आवरण होता है ना, यह आपका स्टार्च का बना होता है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है और स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि सेलुलोज शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एथिलीन अणु की प्रकृति या आकृति कैसी होती है? तो जो एथिलीन होता है इसका आकृति जो होता है ना, समतल त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? समतल त्रिकोणीय होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये आपका बैकानूर से छोड़ा गया था, ठीक है। कब छोड़ा गया था? तो 17 मार्च 1988 को बैकानूर से छोड़ा गया था, ठीक है। और भारत का प्रथम उपग्रह भी कॉस्मोमोस के प्रक्षेपयान से बैकानूर से ही 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था बताइए? जिसका नाम आर्यभट्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को निम्न स्तर में बदल देता है? तो इसका नाम है कंपाइलर, जिसको हिंदी में संकलक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3 का यौगिक का प्राथमिक अनुकूलन क्या होगा? तो इसका 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम है, ठीक है। हेप्टीन, ठीक है, इसका IUC नाम है हेप्टीन। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ना, CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n माइनस हो जाता है। इसमें क्या होता है? CnH2n हो जाता है और एल्काइन CnH2n-2 हो जाता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है कि रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो किया जाता है यह आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है या नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसका नाम सोडियम 24 है। क्या है? सोडियम 24 है। कोबाल्ट 60 से आपका क्या किया जाता है? इससे कैंसर का पता लगाया जाता है। और रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन एक तथा इलेक्ट्रॉन को एक समान वेग से एक साथ चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? तो हो जाएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न से किस एक गैस का उपयोग करते हैं मिश्रण के तौर पर? तो हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो खानों में जो विस्फोट का महत्वपूर्ण कारण है कि मीथेन का हवा से मिलना, हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे विस्फोट होता है खानों में, खैदानों। अगला प्रश्न है कि भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो यह विकिरण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूझ जाता है? तो इसमें अगर जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका जो रक्त श्लेष्मा होता है ना, रक्त श्लेष्मा, वही आपका गुलाबी हो जाता है सूझकर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो यह आपका करता है श्वेत WBC, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। अगला प्रश्न है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मैलेलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है कि यह एक एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। तो एपिडर्मिस की बाहरी परत में पाया जाता है, यह आपका गलत है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यह आपका सही है। और यह त्वचा की यांत्रिक क्षति और जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय के समय थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो वास्तविक सूर्योदय के पहले दृश्यमान होता है, इसका कारण क्या है? तो यह हो जाएगा वायुमंडलीय। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार करना है। भौतिक अनुसंधान संस्थान, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसमें आपको विचार करना है उपयुक्त संस्थानों में से कौन से एक अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद में आपका कौन स्थित है? तो यह आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये दोनों अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो न्यास परिषद जो है ना, यह अब न्यास परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग था, अब नहीं है। लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ILO ये हो जाएगा फाओ है, फाओ FAO फाओ, इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, रोम में है। अगला प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है। तो जो भारत है ना, किसका एक सदस्य नहीं है? तो यह है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं है। जबकि देशों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ का है, सार्क का है, नाम का है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है। यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। ठीक है, इसका भारत सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, धर्म और समाज व प्रिंसिपल उपनिषद आदि पुस्तक के सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। और अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और मेरी कहानी जेल नेहरू की पुस्तक का नाम है। और कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फाओ द्वारा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व एलर्जी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। और 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो किस ओलंपिक में हॉकी खेलों में भाग लिया था भारत ने? तो यह लिया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से ही संबंधित है? तो साहित्य से ही संबंधित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में। और भारत रत्न 1954 से। और मैग्सेसे जो पुरस्कार है 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से। और भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय जो होता है ना, इसका संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 46 रुपये 5 वर्षों का कितना ब्याज मिलेगा? तो 4.5% से 5 हो जाएगा, आप 50 25 और 5 होगा 20-25%, यानी 4600 का
आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 1035, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका 31.16। पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के संश्लेषण के काम में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कण को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। तो कण को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन योगदान नहीं करता है। तो आपका ओजोन करता है, मीथेन करता है, ठीक है, SO2 नहीं करता है, जबकि CO2 करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 और प्रदर्शनी पुरस्कार 1986 में वनीकरण तथा प्रतिभूमि के विकास के लिए दिया जाता है। और इको मार्क का संबंध पर्यावरण से है और हॉल मार्क का संबंध आभूषण की गुणवत्ता से है। और भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है। तो प्रारंभिक उल्लेख जो है ना यह आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। और यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिला के पास स्थित है। और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। और छांगोद्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है छांगोद्य उपनिषद में। और मेगास्थनीज ने कृष्णा को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। कृष्णा को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय किसे दिया जाता है। तो रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो यह आपका बौधायन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था। तो भारत आने वाला प्रसिद्ध जो लेखक था वह अल-बरूनी था। कौन था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। और अल-बरूनी ख्वाजिम से मोहम्मद गजनी के साथ लगभग 1017 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय का दर क्या था। तो यह 64:1 में था। ठीक है, 64:1 में। पाटलिपुत्र का भी नाम इन्होंने पटना रखा 1541 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन जो था ना ये आपको बताना है किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी था कि क्रांतिकारी धार्मिक था कि धार्मिक था। तो यह था क्रांतिकारी धार्मिक था हुआ। ठीक है, हुआ आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। और यह आंदोलन 1939 में वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था। वियतनाम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका हनोई समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया। तो रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह आपका विक्टोरिया झील हो जाएगा। विक्टोरिया झील हो जाएगा। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और जो विक्टोरिया झील है के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है या हवाई द्वीप का है। किसका है। हवाई द्वीप का है। और हवाई द्वीप का कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का नाम जान लेते हैं। किलायू ये भी आपका हवाई द्वीप का ही है। सिसिली या माउंट एटना का है। लिपारी द्वीप स्ट्राम्बोली है। और इक्वाडोर कोटोपैक्सी।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम बताना है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच आपका सीमा बनाने वाला पर्वत का नाम है पेरिनीज। क्या है? पेरिनीज। अगला प्रश्न है कि खुले नद मुखों में धनशान से संबंधित तट का नाम आपको बताना है। तो खुले नद मुखों में धनशान से संबंधित तट का नाम आपका रिया है, रिया तट। ठीक है, और नॉर्वे का जो तट है ना आपका, यह फ्योर्ड तट का उदाहरण है, जबकि उत्तर पश्चिम स्पेन तट, दक्षिण पश्चिम आयरलैंड का तट यह रिया तट का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था ऑगस्ट काम्टे ने, ऑगस्ट काम्टे ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह प्रस्तुत किया गया था आपका ऑगस्ट काम्टे के द्वारा ही। अगला प्रश्न है कि निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। तो निम्न वर्ग संस्कृति जो है ना, यह आपका उप संस्कृति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। तो 22 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री जो शपथ लिया था उसका नाम आपको बताना है, यह हो जाएगा अजित पवार, उप मुख्यमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और अजित पवार 2023 में, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 22 जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्षता किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एपी शाही ने। किसने? एपी शाही ने। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे माना जाता है। तो यह आपका आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे शांत देश, शांतिपूर्ण देश आइसलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरू। ठीक है, पेरू। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो आईआईटी परिसर जो है ना, ये आपका तंजानिया में है। कि एआईएफ मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है। तो यह आपका लालियान जुआला चांगते को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है। तो 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है। तो यह आपका अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन के 123वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो यह आपका भारत देश की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है कि 17 से 18 अगस्त 2023 को प्रारंभिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आपका गांधीनगर गुजरात में किया गया। और जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है। तो यह आपका भूटान है, श्रीलंका है, वियतनाम है और बांग्लादेश है। तो यह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वियतनाम। अगला प्रश्न है कि किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया। तो ऑपरेशन ध्वस्त के द्वारा संचालन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि युग योगिन भारत सरकार संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो यह आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाएगा। तो जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3D प्रिंटेड सुपर एलवाई GRX 810 किस देश ने विकसित किया है। तो 3D प्रिंटेड सुपर एलवाई GRX 810 किस देश ने विकसित किया है। तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका।
अगला प्रश्न है कि किस भारत राज्य ने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है? तो यह आपका तेलंगाना किया है। कौन किया है? तेलंगाना किया है। और MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। जय हिंद,